Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am श्वेता सैनी एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 साइंस का टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कंबशन एंड फ्लेम। ओके, देन स्टार्ट। व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन क्या होता है? A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. Combustion एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हीट मिलती है। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। अब हम कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं कि कंबशन क्या है। कंबशन जो है एक तरीके से जैसे आग लगना जो होता है उसे हम कंबशन कहते हैं। जब फ्यूल बर्न होता है तो उसे हम कंबशन कहते हैं। कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सारे फ्यूल्स होते हैं। अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो हम उसे कंबशन ही कहेंगे। तो ये होता है कंबशन, और कंबशन में हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है। ओके, और कंबशन यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंबशन जो है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो सकता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बिना ऑक्सीजन के कंबशन इज इम्पॉसिबल। ओके, ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर कंबशन। Next is the substance which undergoes combustion is called combustible substances. Okay, वो combustion के substances जो combustion process के अंदर जाते हैं, मीन्स जो combustion करते हैं वो substances. Okay, वो सब्सटेंसेस जो कंबशन करते हैं या कंबशन प्रोसेस के अंडर जाते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और कॉमन लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो वो सब्सटेंस जो जलते हैं, जो जल जाते हैं, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टोन में आग लगाना चाहो तो आप क्या स्टोन जला सकते हो? नहीं जला सकते। तो ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हो जाते हैं। अभी हम लोग आगे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो कंबशन करते हैं, कंबशन प्रोसेस को करते हैं, उस प्रोसेस को हम, उन सब्सटेंसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। फ्यूल इज वेरी कंबस्टिबल। फ्यूल जो है, जैसे कि ये सारे फ्यूल्स हैं, वुड है, कोल है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल नेचर के होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ये लोग फायर को कैच कर लेते हैं, जल्दी बर्न हो जाते हैं। ओके, कंबशन की रिएक्शन के थ्रू समझेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ और हीट भी इवॉल्व हुई। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस ने वाटर के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, O2 के साथ रिएक्शन की और वाटर प्लस हीट इवॉल्व हुई। ओके, यहाँ पे भी हीट, दोनों रिएक्शंस में हीट इवॉल्व हो रही है, मींस दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को कंबशन क्लियर हो गया होगा, क्या कंबशन होता है और क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। आगे हम लोग कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तरफ कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, दूसरी तरफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस अभी मैंने बताया, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो फायर को कैच कर लेते हैं या बर्न हो जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं दैट डू नॉट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो बर्न होने के बाद या बर्न होने के बाद कोई भी हीट या लाइट या बर्न ही नहीं होते हैं। ठीक है, और कोई भी हीट और लाइट प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे इमेजेस में देख रहे हैं, सैंड एंड स्टोन्स, ये क्या हमें
ये इसको हम बर्न कर सकते हैं। ये बर्न करने के बाद क्या हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये क्या हुए? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में आप लोगों को पिक्चर से ही क्लियर होगा, एक कैरोसिन लैंप बना हुआ है, एलपीजी सिलेंडर है एंड कोल। ये तीनों चीजें जब बर्न होती हैं तो हमें हीट एंड लाइट दोनों मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें जो हैं, कोल, एलपीजी एंड कैरोसिन लैंप, ये तीनों चीजें क्या प्रोड्यूस करती हैं? हीट प्रोड्यूस करती हैं और लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कैसे सब्सटेंस हुए? कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, आई होप आप लोगों को कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हमें पढ़ना है कि कंबशन के टाइप्स कितने होते हैं। कंबशन के टाइप्स, सबसे पहला टाइप है रैपिड कंबशन। ओके, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, इमेज आप लोगों को समझ में आ रही है। यहाँ पे एक एलपीजी स्टोव की इमेज है। ओके, रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड से आपको, रैपिड से ही, वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि रैपिड मीन्स क्या होता है? बहुत जल्दी। ठीक है, रैपिड मीन्स क्या होता है? बहुत जल्दी से। ठीक है, रैपिड कंबशन अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। रैपिड कंबशन वो होता है जब कोई सब्सटेंस जो है बहुत जल्दी से बर्न हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और लाइट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी स्टोव को हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग कैसे एलपीजी स्टोव को ऑन करते हैं? कैसे इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है? हम लोग लाइटर का यूज करते हैं। लाइटर का यूज करते हैं तो क्या करते हैं? एक स्पार्क देते हैं। सिर्फ एक स्पार्क देने से पूरा स्टोव जो है वो हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ये होता है रैपिड कंबशन। जैसे कि हम लोग एक मैच स्टिक को रब करते हैं, मैच स्टिक अपने आप तो जलने नहीं लग जाती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैच स्टिक को हम एक मैच स्टिक से रब करते हैं तो क्या होता है? अचानक से वो जल जाती है, एक स्ट्रोक से वो जल जाती है। ऐसे अगर सिंपल वो रखी रहेगी तो नहीं जलेगी। तो ये होता है रैपिड कंबशन। ठीक है, जल्दी से जब रैपिड कंबशन हो जाता है, बहुत जल्दी कंबशन होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब एलपीजी स्टोव ऐसे ही रखा हुआ है, अपने आप तो जल नहीं जाएगा ना, अपने आप नहीं जलेगा। उसको हमें एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो एक्सटर्नल हीट कैसे प्रोवाइड होगी? हम लाइटर का यूज करेंगे। तो लाइटर का यूज करने पर, एक्सटर्नल हीट देने पर एलपीजी स्टोव जलने लग जाएगा, वो हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस कर देगा। तो रैपिड कंबशन में हमें एक्सटर्नली हीट को प्रोवाइड कराना पड़ता है। ओके, तभी रैपिड कंबशन होता है, अदरवाइज रैपिड कंबशन नहीं होगा। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस एज वर्ड सेज, स्पॉन्टेनियस, अचानक, अपने आप हो जाना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जिस तरीके से, वैसे स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, अचानक, अपने आप हो जाना। Spontaneous combustion occurs when a substance starts burning suddenly even without being heated. Okay? Spontaneous combustion जो है वो अचानक से होता है जब कोई सब्सटेंस सडनली बर्न करने लगता है, अपने आप अचानक से बर्न करने लगता है, इवन विदाउट बीइंग हीटेड। इवन उसको बिना हीट दिए ही वो अचानक से बर्न करने लग जाता है, ऐसे भी कंबशन होता है। रखे रखे अपने आप ही आग लग जाती है। तो उस केस में, उस टाइप के कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आप लोगों ने फॉस्फोरस तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा फॉस्फोरस के बारे में। वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो हमेशा रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस में ही उसको रखा जाता है। ठीक है, स्टोर किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अदरवाइज अगर रूम टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है, 35 से 35 पॉइंट में भी इंक्रीज करता है, तो वो अपने आप बर्न करने लग जाता है। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो बर्न कर जाता है, अपने आप बर्न कर जाता है। ओके, वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेगा। एटमॉस्फेरिक एयर जो है ऑक्सीजन में होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है, उसी से वो रिएक्शन हो जाएगी और वो अपने आप बर्न कर जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन।
अपने आप अचानक से कंबशन हो जाना, आग लग जाना, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस में होता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन तो आप लोगों ने बहुत किए होंगे दिवाली पे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा कि एक्सप्लोजन क्या होता है। एक्सप्लोजन लाइक धमाका, ओके, धमाका होना, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन is a combustion reaction that occurs suddenly when a material is heated, liberating a large amount of heat, light and sound. एक्सप्लोजन जो है एक कंबशन रिएक्शन है। कैसी कंबशन रिएक्शन है? जो कि अचानक होती है जब भी कोई मटेरियल उसको हीट किया जाता है। ठीक है, ये भी विदाउट हीटिंग नहीं होती है, लेकिन होता एकदम से अचानक से है। ठीक है, हीट करने के बाद क्या लिबरेट होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्रैकर्स में क्या होता है? हीट, लाइट, साउंड, तीनों चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में लिबरेट होता है। आ रही बात समझ में आप लोग? जैसे कि ये इमेज में भी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि इतनी सारी लाइट्स होती है, धमाका होता है, तो ये होता है एक्सप्लोजन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फायर क्रैकर्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लोजन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेम की सबसे पहले हम लोग डिफरेंट जोन्स पढ़ते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, एक कैंडल बर्न हो रही है, उसकी फ्लेम है। ठीक है, अब हम फ्लेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इनकी अलग अलग जोन्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए राइट हैंड साइड में, आउटर मोस्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू। फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन होती है जिसे हम ब्लू कलर जो होता है उसे हम आउटर मोस्ट कंबशन, आउटर मोस्ट जोन बोलते हैं। कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि, ठीक है, कंप्लीट कंबशन में ही ब्लू कलर की हमें फ्लेम दिखेगी। अदरवाइज अगर ब्लू कलर की फ्लेम नहीं दिख रही है तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। ओके, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तभी कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। जब कंप्लीट कंबशन होता है तभी हमको ये ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है। तो ये ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है इसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ओके, नॉन ल्यूमिनस जोन हम किसे कहते हैं? ये जो आउटर जोन होती है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज नोन एज द नॉन ल्यूमिनस जोन, एंड दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। Now second one is the middle zone of partial combustion. Partial combustion की middle zone जो होती है वो येलो कलर की होती है और ये moderately hot होती है, मीन्स थोड़ी कम hot होती है। And the innermost zone of unburnt wax vapors that is in black color. ओके, ये ब्लैक कलर की होती है और ये अनबर्न्ट वैक्स होती है, इनर मोस्ट होती है और लीस्ट हॉट होती है। ओके, लीस्ट हॉट होती है और इसे हम लोग डार्क जोन कहते हैं। आउटर मोस्ट जोन को हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं और मिडिल जोन को हम लोग ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन एंड डार्क जोन। ओके, ये आपको 3 जोन्स जो थी कैंडल्स की, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब फ्लेम की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। फ्लेम, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। वो सब्सटेंस जो बर्न होने के बाद वेपराइज होते हैं वही सब्सटेंस फ्लेम देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो वो फ्लेम देती हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो फ्लेम नहीं देते हैं। ओके, हीट करते हैं बट वो फ्लेम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वेपराइज नहीं होते हैं। ठीक है, वेपराइज जब होंगे तभी वो फ्लेम देंगे। जैसे कि कैरोसिन ऑयल और मोल्टेन वैक्स, कैरोसिन ऑयल भी वेपराइज होता है और मोल्टेन वैक्स भी वेपराइज होती है, तभी ये हमें फ्लेम दे पाती है। अब जैसे चारकोल है, हम उसे जब बर्न करते हैं तो हमें उससे कोई फ्लेम नहीं मिलती है, तो वो वेपराइज नहीं होता है, इसीलिए हमें उससे फ्लेम नहीं मिलती है। नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाईएस्ट टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ब्लू कलर की फ्लेम होती है, जो आउटर मोस्ट जोन होती है, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम कहलाती है। ठीक है,
सबसे ज्यादा हॉट पार्ट क्या होता है फ्लेम का? ये नॉन ल्यूमिनस जोन जो ब्लू कलर की होती है। ओके, अब आप ये इमेज देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर की फ्लेम जो है वो एक रिंग को रीशेप कर रही है। ओके, तो ये क्या वर्क हो रहा है? गोल्डस्मिथ यूजेस नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। गोल्डस्मिथ जो होते हैं, जो सिल्वर और गोल्ड को रीशेपिंग और ऑर्नामेंट्स बनाने में यूजफुल करते हैं, जो वर्क करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में, ये लोग क्या करते हैं, ये नॉन ल्यूमिनस जोन का ही यूज करते हैं जो गोल्डस्मिथ होते हैं, क्योंकि इन्हें हॉटेस्ट पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, और ये हेल्प करता है रीशेप करने में। ओके, सो गोल्डस्मिथ जो है वो नॉन ल्यूमिनस जोन इसीलिए यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को फ्लेम समझ में आ गया होगा, फ्लेम और फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल, सबसे पहले हम लोग एक गुड फ्यूल की क्वालिटीज़ क्या होती हैं हम लोग वो जानेंगे। गुड फ्यूल की क्वालिटीज़ क्या हैं? गुड फ्यूल इज़ रीडली अवेलेबल। फ्यूल जो है वो आसानी से हमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो एक गुड फ्यूल के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। ओके, ये एक फ्यूल की क्वालिटी है कि हमें वो फ्यूल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फिर चीप भी होना चाहिए, मींस बजट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली हो। ठीक है, चीप रेट्स में हमें अवेलेबल होना चाहिए। बर्न्स ईजली इन एयर एट अ मॉडरेट टेम्परेचर। ओके, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें इजीली बर्न भी हो जाना चाहिए। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करना चाहिए। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, मतलब फ्यूल को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो पूरा कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कंबशन होगा तभी कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो बचे नहीं रहेंगे, और अगर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बर्न होने के बाद बचते हैं तो मीन्स वो एक गुड फ्यूल नहीं है। ठीक है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब हम 1 kg फ्यूल बर्न करते हैं तो जितनी एनर्जी कंप्लीट कंबशन होने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। आई होप आप लोगों को फ्यूल की क्वालिटीज समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इग्निशन टेम्परेचर से पढ़ते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करता है उसे उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, और कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होएगा, अगर कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा वो तब तक बर्न नहीं होगा जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो नहीं हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है हाई इग्निशन टेम्परेचर और क्या होता है लो इग्निशन टेम्परेचर। अब आप लोगों ने ये चीज़ तो देखी होगी कि हम लोग लकड़ी या फिर कोयला, वुड या फिर कोल अगर जलाते हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बर्न होने लगता है, उसे हमें थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल या फिर पेपर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो पेपर और कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कोल और वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए वो ईजिली बर्न हो जाता है और वुड और कोल को हेल्प करता है बर्न होने में, क्योंकि वुड और कोल का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है इन कंपेयर टू पेपर एंड कैरोसिन ऑयल। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो फ्लेम के साथ फायर को कैच करते हैं, मतलब फायर होती है, बहुत बड़ी सी फ्लेम भी आती है। इन सब्सटेंसेस को इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं पिक्चर्स में, पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है जिसे हम कैरोसिन लैंप यूज करते हैं, और
एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी गैस स्टोव हम लोग इसका यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को इग्निशन टेम्परेचर भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने इस चैप्टर के द मोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है हार्मिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। कंबशन से हम किस तरीके से हार्म होता है, यह प्रोडक्ट्स का कैसे हार्म होता है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। इन्हें हम डेंजरस पोल्यूटेंट बोलते हैं। जब भी हम वुड, कोल, पेट्रोलियम इन सबको बर्न करते हैं और ये अनबर्न रह जाते हैं, तो ये पीछे अपने क्या छोड़ जाते हैं, जो अनबर्न पार्टिकल्स छोड़ जाते हैं, उन्हें हम लोग डेंजरस पोल्यूटेंट बोलते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट सबके लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, और ये इनके बर्न होने पर बहुत ज़्यादा स्मोक भी हमको मिलता है, एटमॉस्फेयर को बहुत स्मोक मिलता है, जिसकी वजह से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे एयर ब्रॉन डिजीजेस भी हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड इज इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। देखिए, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जब आपको कंबशन बताया था, तभी मैंने बताया था कि कंबशन में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी है, किसी भी कंबशन में होने में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो कंबशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और वो येलो या ऑरेंज कलर की फ्लेम देगा, वो ब्लू फ्लेम देगा ही नहीं। तो जब ब्लू फ्लेम नहीं आ रही है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो इनकम्प्लीट कंबशन है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो ये अपने पीछे एक बहुत ही जहरीली गैस, पॉइजनस गैस छोड़ता है, जिसे हम मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नाउ कम टू द थर्ड वन, रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं इन फ्यूल के बर्न होने के बाद, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide which is suffocating and corrosive gas. जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो इनके पीछे कौन सी गैस रिलीज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। जिस सफोकेटिंग मीन्स जिससे दम घुटता है, वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है, जहरीली गैस होती है। लास्ट वन इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स विच इज एसिड रेन। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और जब भी ये रेन वाटर में डिजोल्व होकर रेन जो हमारी अर्थ तक पहुंचती है, वो बहुत ही हार्मफुल हो जाती है, बहुत ही जहरीली हो जाती है, जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ताजमहल है उसका मार्बल भी येलो कलर का होता चला जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये फ्यूल का जो पोल्यूशन होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से ताज की जो ब्यूटी है वो भी खराब होती चली जा रही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा ये चैप्टर। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही ईजी वे में समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार दोबारा से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई चीज़ फिर भी नहीं क्लियर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी आपके डाउट्स क्लियर करने में। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।